उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी नए महागठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद साथ हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी कई बार सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि यदि सम्मानजनक गठबंधन नहीं हुआ तो उनकी पार्टी अधिक संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा प्रभाव उन विधानसभा क्षेत्रों में पड़ सकता है जहां मुस्लिम मतदाता 20% या उससे अधिक हैं और जहां 2022 या 2024 में विपक्षी वोटों का बिखराव देखने को मिला था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, अवध के कुछ हिस्से और पूर्वांचल के कई जिलों में ऐसा सामाजिक समीकरण बन सकता है जिसमें यादव, मुस्लिम, कांग्रेस का पारंपरिक वोट, कुछ दलित वर्ग और स्थानीय पिछड़ी जातियों का एक हिस्सा एक मंच पर आ जाए। दूसरी ओर ये भी संभव है कि कुछ क्षेत्रों में एआईएमआईएम की मौजूदगी से ऐसे मतदाता दूर हो जाएं जो व्यापक विपक्षी गठबंधन को पसंद तो करते हों, लेकिन ध्रुवीकरण बढ़ने की आशंका के कारण अलग राजनीतिक विकल्प चुनें। इसलिए प्रभाव पूरे प्रदेश में एक जैसा नहीं होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 136 सीटों की बात की जाए तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर और अलीगढ़ जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी कई सीटों पर निर्णायक है। यदि सपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम के बीच वास्तविक वोट ट्रांसफर हो जाए तो विपक्ष कई करीबी मुकाबलों में अतिरिक्त बढ़त बना सकता है। वहीं बीजेपी जाट, गुर्जर, सैनी, लोध, गैर यादव, ओबीसी, सवर्ण और लाभार्थी वर्ग के आधार पर मुकाबला करेगी। इस क्षेत्र में ऐसा गठबंधन कुछ अतिरिक्त सीटों पर चुनौती मजबूत कर सकता है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ उम्मीदवार चयन और स्थानीय समीकरण पर भी निर्भर करेगा। रोहिलखंड की बात करें जहां तकरीबन 52 विधानसभा सीटें हैं। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी मुस्लिम और यादव मतदाता कई सीटों पर प्रभावशाली हैं। यहाँ यदि विपक्षी वोटों का पूरा स्थानांतरण होता है तो सपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम गठबंधन को कुछ सीटों पर बढ़त मिल सकती है। हालांकि बीजेपी का संगठन और गैर यादव पिछड़ा वर्ग में प्रभाव इसे सीधी टक्कर वाला क्षेत्र बनाए रख सकता है। अवध क्षेत्र की बात करें जहां लगभग 82 विधानसभा सीटें आती हैं। लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई जैसे जिलों में मुकाबला अधिक मिश्रित है। यहाँ कांग्रेस का कुछ पारंपरिक प्रभाव, सपा का यादव आधार और एआईएमआईएम का सीमित प्रभाव मिलाकर कुछ सीटों पर विपक्ष को लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन अधिकांश सीटों पर चुनाव स्थानीय नेतृत्व, जातीय समीकरण और बीजेपी के संगठन पर निर्भर करेगा। पूर्वांचल की बात करें जहां 110 के करीब विधानसभा सीटें हैं, इस संभावित गठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलिया, देवरिया और गोरखपुर मंडल के कुछ हिस्सों में यादव, मुस्लिम, राजभर, निषाद, कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्गों की भूमिका निर्णायक है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब एनडीए के साथ है, जिससे बीजेपी को राजभर मतों में लाभ मिलने की उम्मीद है। इसलिए एआईएमआईएम के जुड़ने से मिलने वाला संभावित लाभ और एसबी-एसपी के एनडीए में रहने से बीजेपी को मिलने वाला संभावित लाभ, दोनों का प्रभाव अलग अलग सीटों पर अलग हो सकता है। बुंदेलखंड की बात करें जहां लगभग 19 विधानसभा सीटें आती हैं, एआईएमआईएम का प्रभाव बहुत सीमित माना जाता है। यहां चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी बनाम सपा, कांग्रेस के बीच रहने की संभावना है। किसान, पानी, रोजगार और पलायन के मुद्दे प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में एआईएमआईएम के जुड़ने से सीटों के समीकरण में बड़ा बदलाव होने की संभावना अपेक्षाकृत कम मानी जाती है। यदि केवल संभावित परिदृश्य के रूप में देखा जाए तो ये मान लिया जाए कि तीनों दलों के बीच सीट बंटवारा सुचारू हो, कार्यकर्ता स्तर पर पूरा सहयोग हो, वोटों का प्रभावी
ट्रांसफर हो और स्थानीय असंतोष विरोधियों के पक्ष में जाए तो विपक्ष कई दर्जन अतिरिक्त सीटों पर प्रतिस्पर्धी बन सकता है। लेकिन ये कहना कि ऐसा गठबंधन निश्चित रूप से किसी तय संख्या से अधिक सीटें जीत पाएगा, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार, स्थानीय संगठन, जाति समीकरण, महिला और लाभार्थी वोट, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और चुनाव के समय का राजनीतिक माहौल अंतिम परिणाम को गहराई से प्रभावित करते हैं। बीजेपी के सामने इस तरह के संभावित गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती उन सीटों पर हो सकती है जहां 2022 या 2024 में विपक्ष का संयुक्त मत बीजेपी के बराबर या उससे अधिक था। वहीं बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत बूथ संगठन, व्यापक लाभार्थी नेटवर्क, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और गैर यादव, ओबीसी और सवर्ण वोटों में उसका आधार बना रहना है। दूसरी ओर विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती केवल गठबंधन बनाना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच वास्तविक समन्वय और वोटों का पूर्ण स्थानांतरण सुनिश्चित करना होगा। इसलिए उपलब्ध चुनावी रुझानों और सार्वजनिक राजनीतिक संकेतों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि यदि सपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कई क्षेत्रों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। लेकिन सीटों की सटीक संख्या का विश्वसनीय अनुमान अभी संभव नहीं है, क्योंकि न तो गठबंधन तय हुआ है, न सीट बंटवारा और न ही उम्मीदवार। इसलिए किसी भी संभावित सीट अनुमान को विश्लेषणात्मक परिकल्पना के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि निश्चित चुनावी पूर्वानुमान के रूप में। लेकिन अगर अखिलेश यादव नए दोस्त के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो इतना तो तय है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अखिलेश यादव का जो वोट बिखरता था वो बिखरने से बचेगा और इसका सीधा लाभ सपा, कांग्रेस और संभवतः अगर एआईएमआईएम जुड़ती है तो इस गठबंधन को होगा।